पूरा डिटेल कि फ्लाइंग में क्या क्या था, कैसे कितनी हाइट पर गए, वैसे मैं आपको बतलाना चाहता हूँ सुपरसोनिक स्पीड से भी इन्होंने मुझे फ्लाई कराया है। और हमारी ज़िंदगी का बहुत एक ये अद्भुत क्षण था और मैं तो इसकी कभी कल्पना भी नहीं करता था कि यह भी अवसर मिलेगा कि सुपरसोनिक स्पीड से मुझे किसी कम्बैट एयरक्राफ्ट में बैठकर फ्लाई करने का अवसर मिलेगा। लेकिन ये मौका भी राफेल पर चल रही राजनीति को खत्म नहीं कर पाया। दरअसल 2017 में राफेल को लेकर कांग्रेस ने जो लड़ाकू रुख अपनाया वो 2019 के आम चुनाव तक खूब चला। राफेल will bring Modi back to have a new India. जनता नरेंद्र मोदी जी ने राफेल घोटाले में हिंदुस्तान की वायुसेना से चोरी किया है, 30,000 करोड़ रुपए लेकर अनिल अंबानी को दिया है। भाई और बहनों, कार्रवाई होगी, दो नाम निकलेंगे, एक अनिल अंबानी, दूसरा नरेंद्र मोदी। याद रखिए, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत याचिका खारिज होने के बाद से राफेल को लेकर सियासत की लौ बुझ गई। लेकिन हम आपको समझाते हैं कि राफेल की ये डील कब शुरू हुई और आखिर में किसने इसे फाइनल किया। अगस्त 2007 में 126 फाइटर्स हासिल करने के लिए भारत की ओर से एक RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स जारी किया गया था ताकि कंपनियां आवेदन करें। इनमें से 18 फाइटर विमानों को इस्तेमाल के लिए तैयार स्थिति में खरीदा जाना था और बाकी 108 को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत HAL में बनाया जाना था। 6 उत्पादकों ने अपना प्रपोजल दिया। ये थे बोइंग सुपर हॉर्नेट, लॉकहीड मार्टिन F-16 फाइटिंग फाल्कन, MiG-35, साब JAS ग्रिफिन, यूरोफाइटर टाइफून और दसॉ राफेल। हर पैमाने पर आंकने के बाद मुकाबला 2 कंपनियों के बीच रह गया, फ्रांस की दसॉ राफेल और यूरोपीय कंसोर्टियम का यूरोफाइटर। 31 जनवरी 2012 को कम लाइफ साइकिल कीमत और सबसे कम बोली को देखते हुए राफेल को विजेता घोषित किया गया। इसके फौरन बाद ही दसॉ से बातचीत शुरू हो गई, लेकिन बात बन नहीं पाई और 2014 में इस डील को लगभग खत्म मान लिया गया। तब तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी ने सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकारा भी, हालांकि तब उन्होंने पैसे की कमी का हवाला दिया था। I told the delay is mainly negotiation is going on because of the shortage of money. This financial year don't expect any finalization of the agreement. जनवरी 2012 से मई 2014 के बीच 28 महीने की गहन बातचीत के बावजूद ये डील विफल हो गई थी। भले ही तत्कालीन रक्षा मंत्री ने डील न होने की वजह फंड की कमी को बताया था, लेकिन सूत्रों के अनुसार डील न हो पाने के कई कारण थे। पहला ये कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बात नहीं बन पाई थी। दूसरा ये कि भारत में जिन 108 एयरक्राफ्ट का उत्पादन होना था, उनकी क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारी दसॉ नहीं लेना चाहता था। दसॉ जितने समय में इस प्रोडक्शन के पूरा होने की बात कर रहा था, HAL उससे 3 गुना अधिक समय बता रहा था, जिससे कीमत कई गुना बढ़ रही थी। भारतीय वायुसेना लंबे समय से इस खरीद का इंतजार कर रही थी, क्योंकि हमारे अधिकतर जो विमान थे वो या तो बहुत पुराने हो चुके थे, अपने जीवन काल से अधिक चल चुके थे और बहुत खतरनाक थे पायलट्स के लिए भी ऑपरेट करने के लिए, और दुश्मनों से अपनी सरहदों की रक्षा करने में शायद उतने सक्षम नहीं रहे थे। हाँ, उनके अपग्रेड्स हो रहे थे, HAL में तेजस का निर्माण चल रहा था, लेकिन 1983 से चल रहा था। और राफेल की जो खूबियां थी वो इसीलिए इस विमान को अर्जित करना जरूरी बना रही थी, क्योंकि पूरी दुनिया कहीं आगे बढ़ती जा रही थी और हम पीछे रुके हुए नजर आ रहे थे। अप्रैल 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर गए, तब उन्होंने 36 रेडी टू फ्लाई राफेल हासिल करने की भारत की मंशा की घोषणा कर दी। ये आंकड़ा UPA के दौरान प्रस्तावित डील से बहुत अलग था। रक्षा तकनीकों का विकास भी करेंगे। कई दौर की बातचीत और नेगोशिएशन के बाद सितंबर 2016 में इस डील को फाइनल कर दिया गया, यानी लगभग 1.5 साल। रक्षा सहयोग के संदर्भ में 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर यह खुशी की बात है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट को छोड़ करके शेष
इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट संपन्न हो गया है। यूपीए सरकार के दौरान जिस डील का प्रयास किया जा रहा था उसकी डिटेल्स स्पष्ट तौर पर कभी सार्वजनिक नहीं की गई। एनडीए सरकार में डील का पूरा स्वरूप बदला गया। अब इसमें एयरक्राफ्ट की कीमत, तकनीक का ट्रांसफर, साझा रखरखाव, ट्रेनिंग और राफेल पर लगने वाले हथियार शामिल हैं। हालांकि गोपनीयता के कारण दोनों ही डील्स की बारीकियां सार्वजनिक नहीं है और इनकी तुलना संभव नहीं, लेकिन अधिकतर जानकार मानते हैं कि मौजूदा डील एयरफोर्स के लिए बेहतर है। इंडियन एयरफोर्स के लिए और नेशन के लिए बड़ा मौका है। राफेल का इंडक्शन हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा एंड जैसे आप सबको पता है इसकी कैपेबिलिटी हमारे लिए एक गेम चेंजर होगी एंड एक बार ये इंडक्ट होगा एंड अलॉन्ग विद अदर एयरक्राफ्ट इन आवर फ्लीट we will see that it gets operationalized at the earliest and we have a big jump in our operational capability. राफेल सौदा दो सरकारों के बीच डील थी, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। इसमें कोई बिचौलिया या एजेंट नहीं था। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि राफेल वायुसेना को क्यों चाहिए। 13 एग्रीमेंट ऑफ कोऑपरेशन। एक समय में एयरफोर्स में कम से कम 39.5 स्क्वाड्रन होने चाहिए और 44 स्क्वाड्रन देश की रक्षा की स्वस्थ स्थिति को बयां करता है। आसान भाषा में कहें तो एक फाइटर स्क्वाड्रन विमानों का ऐसा बेड़ा होता है जिसमें 18 फाइटर्स शामिल होते हैं। हालांकि भारत के पास ऐसी स्वस्थ स्थिति 1980 के दशक में ही नजर आई, जिसके बाद विमानों के आधुनिकीकरण के संजीदा प्रयास नहीं हुए। नतीजा ये कि 1990 तक इनमें कई विमान तकनीकी तौर पर पुराने होने लगे और उड़ान के लिए खतरनाक की श्रेणी में आ गए। इन्हें बदल देने की जरूरत बढ़ने लगी, लेकिन इस काम को प्राथमिकता नहीं दी गई। भारत की जो वायुसेना है उनके पास जो लड़ाकू विमानों की जो संख्या है वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा था और इससे काफी एक नकारात्मक तरीके से भारत की वायुसेना के ऊपर ये प्रभाव पड़ रहा था। और जबकि वो बड़ा जो सौदा है 126 जो एयरक्राफ्ट की बात हो रही है उसका निर्णय इतना जल्दी शायद नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं कहूंगा एज एन इंटरिम मेजर ये एक काफी अच्छा डिसीजन है। नतीजा ये हुआ कि जनवरी 2014 तक भारतीय वायुसेना केवल 30 फाइटर स्क्वाड्रन ऑपरेट कर रही थी और हर सरहद पर हमारे दुश्मनों का खतरा बढ़ता ही जा रहा था। यही कारण था कि सरकार ने इस मुद्दे को प्राथमिकता दिया और काम करना शुरू किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह राफेल सौदे का ऐलान किया था, वैसा कभी किसी प्रधानमंत्री की पहल पर नजर नहीं आया था। When he visited in France a couple of months ago in April, he announced his willingness to buy 36 Rafale fighter jets. We've just signed an intergovernmental agreement. It is a decisive step. आज राफेल हमारी बड़ी ताकत बनने के लिए तैयार है। अंबाला में फाइटर्स का पहला जत्था आ रहा है और दुश्मन के पांव के नीचे से जमीन अभी से खिसकने लगी है। राफेल लड़ाकू विमान का भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है। राफेल अपने साथ काफी विशेषताएं लाता है, जिसमें कि उसका जो आर्मामेंट सिस्टम है, जो एवियोनिक्स है और जो उसको खुद को प्रोटेक्ट करने की क्षमता है, वो भिन्न है दूसरे जहाजों से। राफेल में मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा मार करने की मिसाइल है, जिसका रेंज जो है तकरीबन 120 किलोमीटर से ज्यादा है। और स्कैल्प मिसाइल एयर टू ग्राउंड हवा से जमीन में मार करने की क्षमता रखने वाली क्रूज मिसाइल्स। उसके साथ साथ उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जो खुद के प्रोटेक्शन के लिए है, वो बहुत आधुनिक है। भारतीय वायुसेना मुमकिन है दुनिया में चुनिंदा वायुसेनाओं में होगी जो एंटी टेरर ऑपरेशंस में भी लगती है। बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने क्या कमाल दिखाया था सबने देखा। अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जब जरूरत पड़ी तो किस तरीके से जल्दी डिप्लॉयमेंट हुआ है हमारे विमानों का, वो भी हमारे वायुसेना की काबिलियत ही है। राफेल के आने से वो शक्ति बढ़ तो रही है, लेकिन भारतीय वायुसेना की शक्ति के बारे में भी आपको जानना चाहिए। एयरफोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसे शौर्य और तकनीक दोनों मामलों में अव्वल रहना होता है। थाने में बहुत निर्णायक है।
वैसे भी एलएसी पर इस समय जैसे हालात हैं, वायुसेना सतर्क है, सजग। भारतीय वायुसेना ऑपरेशंस के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वायु शक्ति जो कि युद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और इस इलाके में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारे पास सभी चुनौतियों से लड़ने के लिए सभी संसाधन हैं। लेकिन इसके साथ ही जरूरत ये होती है कि आधुनिकीकरण की रफ्तार कभी न घटे। एलएसी पर गतिरोध के इस दौर में भारत केवल राफेल का स्वागत नहीं कर रहा, बल्कि 35 नए फाइटर्स हासिल कर रहा है। इनमें 12 Su-30 MKI और 21 MiG-29 शामिल हैं। इसके साथ ही 59 MiG-29 को अपग्रेड किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए 248 अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी अर्जित किए जा रहे हैं। एलएसी पर भारतीय वायुसेना की भूमिका बहुत बड़ी है। Su-30 MKI और अपग्रेडेड MiG-29 लगातार गश्त कर रहे हैं। भारत ने अपने नए नवेले अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी यहां तैनात कर रखा है और चिनूक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर्स को भी। अब राफेल के आने से भारत की आक्रामकता कई गुना बढ़ जाएगी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।